हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया लेक्चर। किस चीज़ का? वन शॉट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10। और ये जो लेक्चर हमें लेकर आया हूँ, ये लेक्चर है हमारा ई वे बिल का। इससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ हमने जो भी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है वन शॉट सीरीज़ में। लेक्चर नंबर 1 हमने वन शॉट सीरीज़ का पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ा है सप्लाई का। लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आरसीएम का। लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा है वन शॉट सीरीज़ का, जो कि था हमारा कंपोजिशन स्कीम का। लेक्चर नंबर 5 हमने पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। लेक्चर नंबर 6 हमने पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई का। लेक्चर नंबर 7 हमने पढ़ा है किसका पढ़ा है? लेक्चर नंबर 7 हमने पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई का। लेक्चर नंबर 8 हमने पढ़ा है वन शॉट सीरीज में आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 जो हमने वन शॉट सीरीज में पढ़ा है, किसका पढ़ा था हमने? लास्ट लेक्चर रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। और जो ये लेक्चर में लेकर आया हूँ, नाम में यहाँ पे लिखा हुआ है ई वे बिल का वन शॉट सीरीज का लेक्चर नंबर 10 में लेकर आया हूँ आप सबके सामने। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने कहीं ना कहीं आपको ये बोला है कि ई वे बिल नाम का जब जहाँ पे भी शब्द आ रहा था कि उसको मैं ई वे बिल में पढ़ाऊंगा। अभी नहीं बता रहा आपको, गुड्स को मूव करते टाइम बस बनाते हैं, मैंने कुछ ऐसा बता दिया होगा। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको इन डिटेल इसके बारे में, ई वे बिल के बारे में आपको ई वे बिल के चैप्टर में बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, तो आज वो घड़ी आ गई है जब आपको पता लगेगा कि ई वे बिल क्या होती है, क्या होता है। ठीक है ना। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि उस चैप्टर को क्यों पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को नहीं, लाइफ में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है, ये जानना चाहिए, पता नहीं चाहिए, कि हमें उस चीज़ को क्यों करना है या उस चीज़ से हमारा क्या फ़ायदा होगा। राइट। सिमिलरली इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चलो ये जानते हैं कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। बहुत सिंपल सा रीज़न होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रीज़न होता नहीं है। ठीक है ना। रीज़न को बस हल्का सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यही चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, इस चैप्टर को पढ़ना है, इसीलिए वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई वे बिल। भैया क्या है ई वे बिल, ये तो पता लगे। ये समझने के लिए क्या है ई वे बिल, ये समझने के लिए चैप्टर को पढ़ना है। और व्हेन इट हैज़ टू बी जनरेटेड, पहले तो ये जानना है कि ई वे बिल क्या होता है। उसके बाद जब हमें ये पता लग गया कि ई वे बिल क्या होता है, उसके बाद उसको कब जनरेट करना है भाई, कब ई वे बिल को हमें जनरेट करना है। ठीक है ना, समझ गए? तो सुनो अब आगे, अब क्या होता है ई वे बिल। फास्ट ही चलूंगा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, आप उसके में सब कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, व्हाट इज ई वे बिल। मुझे लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। चलो, व्हाट इज ई वे बिल। ई वे बिल इज अ कंप्लाइंस मैकेनिज्म वेयर बाय डिजिटल। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरी वीडियो थोड़ी हिली हुई है, एक मिनट रुकना, ये टेढ़ी क्यों हो रही है? परफेक्ट, परफेक्ट, आई गेस दिस इज ऑल राइट। हाँ, फाइन, ओके। ई वे बिल क्या है? ई वे बिल इज अ कंप्लाइंस मैकेनिज्म वेयर बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बोलो, डिजिटल इंटरफेस। इंटरफेरेंस क्या होता है? डिजिटल इंटरफेस, पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अपलोड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेट्स ई वे बिल ऑन जीएसटी पोर्टल। सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ई वे बिल एक कंप्लाइंस मैकेनिज्म है। ई वे बिल एक कंप्लाइंस मैकेनिज्म है। जीएसटी में ई वे बिल एक कंप्लाइंस है, एक कंप्लाइंस है जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉलो करना है। कंप्लाइंस क्यों होता है? किसी भी लॉ में उसको फॉलो करने के लिए होता है। ई वे बिल एक कंप्लाइंस है जो कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको फॉलो करना है। कब फॉलो करना है? सुनो, मैं दिल्ली में हूं, आप मुंबई में हो। दिल्ली से मुंबई मैंने माल भेजा, माल में मूवमेंट हुई। दिल्ली से मुंबई मैंने माल भेजा, माल में मूवमेंट हुई, माल मूव किया। जब भी माल मूव करता है, जब भी गुड्स मूव करते हैं, उस केस में हमें ई वे बिल जनरेट करना है। ई वे बिल जनरेट करना है जब गुड्स मूव होते हैं, जब गुड्स मूव होते हैं। सुनो, गवर्नमेंट को ये ट्रैक चाहिए, कि जो भी गुड्स मूव हो रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट को ट्रैक चाहिए, जो भी गुड्स मूव हो रहे हैं उनका ट्रैक चाहिए, गवर्नमेंट को उनका ट्रैक चाहिए, ताकि ब्लैक में सामान ना बेचा जाए। ठीक है ना। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट को ट्रैक चाहिए भाई, क्या कौन से गुड्स मूव कर रहे हैं, कौन से गुड्स एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, या फिर एक ही शहर के अंदर एक शॉप से दूसरे शॉप जा रहे हैं। ठीक है ना। रास्ते में अगर पकड़ लिया गया बिना ई वे बिल का आपका माल, जिसमें मतलब, या फिर ई वे बिल के साथ पकड़ा गया लेकिन आपने माल अंडर रिपोर्ट कर रखा है ई वे बिल में, उस केस में आपका माल सीज भी किया जा सकता है, मतलब आपका माल जब्त भी किया जा सकता है। ठीक है ना। गवर्नमेंट को ट्रैक चाहिए कि आप कौन सा माल कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहाँ पे मूव कर रहे हो। ठीक है ना। चाहे आप उसको बेचने के लिए कर रहे हो, चाहे आप उसको जस्ट उसको भेजने के लिए कर रहे हो, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में या एक शॉप से दूसरी शॉप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे बेचने के लिए मूव कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए मूव कर रहे हो, किसी भी पर्पज़ के लिए मूव कर रहे हो अपने गुड्स को, आपको ई वे बिल जनरेट करने से पहले आपको मूवमेंट नहीं करनी है गुड्स में। ठीक है ना, गुड्स में मूवमेंट नहीं करनी है। तो सुनो दोबारा, ई वे बिल एक कंप्लाइंस का मैकेनिज्म है। ई वे बिल एक कंप्लाइंस है जिसमें डिजिटली जीएसटी पोर्टल से आप ई वे बिल जनरेट करते हो। कब जनरेट करते हो? जब गुड्स में
मूवमेंट होती है, जब गुड्स में मूवमेंट होती है, जब गुड्स मूव कर रहे होते हैं, किसी भी पर्पस के लिए मूव कर रहे होते हैं, आप ई वे बिल जनरेट करते टाइम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो जीएसटी पोर्टल पे। ई वे बिल जब आप बनाते हो, पार्ट ए पार्ट बी होता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस बता रहा हूँ आपको इसीलिए, ठीक है ना। तो पार्ट ए पार्ट बी आप उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे, इनवॉइस का नंबर ऐड करोगे, जीएसटी अपलोड करोगे, जीएसटीएन अपलोड करोगे, सप्लायर का, रिसिपेंट का और भी काफ़ी सारी चीज़ अपलोड करोगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे जीएसटी पोर्टल पर। ये सब करने के बाद ई वे बिल जनरेट होगा। ई वे बिल जनरेट होने के बाद आप गुड्स को मूव कर सकते हो, आप गुड्स को मूव कर सकते हो। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे आगे बढ़ो, दोबारा बता रहा हूँ, ई वे बिल एक कंप्लाइंस मैकेनिज्म है और डिजिटली आप ई वे बिल बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप ई वे बिल बनाते हो, ठीक है ना। कब बनाते हो, जब आपको गुड्स को मूव करना है, जब आप गुड्स को मूव करना है, जब आपको गुड्स को मूव करना है, जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तब बनाते हो आप ई वे बिल, ठीक है ना। और एक और चीज़, ई वे बिल बनाते टाइम आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पे डालनी होती है उन गुड्स की जिनको आप मूव करने वाले हो। समझ गए ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल कब बनता है, इन शॉर्ट, जब आप गुड्स में मूवमेंट कर रहे हो, जब गुड्स में मूवमेंट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द क्रक्स ऑफ द चैप्टर इज मूवमेंट। जब जब आप गुड्स मूव करते हो तब तब आपको ई वे बिल बनाना है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान कृष्ण धरती पर आते हैं। सिमिलरली जब जब आप गुड्स में मूव करते हो, जब तक आप जब जब गुड्स में मूवमेंट होती है, जब जब गुड्स में मूवमेंट होती है, जब जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तब तब ई वे बिल बनाना पड़ेगा, तब तब ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ता हूँ। सुनो, ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज ई वे बिल। अब सुनो, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। ये हमने पढ़ लिया भाई, क्या है क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब सुनो, किसको बनाना है, किसको बनाना है, किसका बनाना नहीं, किसको बनाना है, ठीक है। सुनो, हाँ सुनो, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। कौन रिक्वायर्ड है भाई, किसको बनाना है ई वे बिल। सुनो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रिसिपिएंट हो, जो कि मूवमेंट कर रहा है गुड्स में, जो कि मूवमेंट कर रहा है, जो कि कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू सप्लाई, रीजन अदर देन सप्लाई, या फिर ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। यूआरपी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। सुनो मैंने क्या बोला, कोई भी सप्लायर हो, कोई भी रिसिपिएंट हो, जो गुड्स में मूवमेंट कर रहा है, जो गुड्स में मूवमेंट कर रहा है, जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है विद इन अ सेम स्टेट और विद इन डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी, वट एवर द केस में बी, उसको ई वे बिल बनाना है। चाहे वो गुड्स को बेच रहा है, चाहे वो गुड्स को बेच रहा है यानी कि सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स को भेज रहा है, भेज रहा है मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री या एक शॉप से दूसरी शॉप अपने ही सेम पैन में रजिस्टर्ड है उसमें भेज रहा है, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहा, वो रिसिपेंट है, रिसिपेंट ने इनवर्ट सप्लाई किया है जिस पर रिसिपेंट को आरसीएम में टैक्स पे करना है, जिस पर रिसिपेंट को आरसीएम में टैक्स पे करना है, ठीक है ना। तो हमने आरसीएम चैप्टर में पढ़ा था ना कि जेब से भी टैक्स जा रहा है रिसिपेंट के और गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रहा है रिसिपेंट। उस केस में भी अगर रिसिपेंट ही गुड्स मूव कर रहा है अपने ही बिहाफ पर, सप्लायर के बिहाफ पर, तब भी रिसिपेंट को भी इनवॉइस ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस नहीं ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब जब गुड्स में मूवमेंट होती है तब तब ई वे बिल बनाना पड़ता है। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कृष्ण धरती पर आते हैं, जब जब गुड्स में मूवमेंट होती है तब तब ई वे बिल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच वी हैव टू यूज एवरीवेयर इन दिस चैप्टर, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट इज द सोल, मूवमेंट इज द सोल फॉर ई वे बिल, ठीक है ना। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो ई वे बिल नहीं बनेगा, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो जो आत्मा है वो ई वे बिल के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, उन गुड्स की। चलो अब आगे यहाँ पर हम सुनो, व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ई वे बिल, उसके बाद हमने पढ़ा हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। कब जनरेट करना है भैया ई वे बिल। अब सुनो, जब 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 कंसाइनमेंट वैल्यू, देखो ई वे बिल, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट, ठीक है ना। दूसरा हमने ये पढ़ लिया मूवमेंट के टाइम पे ई वे बिल जनरेट करना है। मैं बोलूँ 10 रुपये का गुड है जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, 10 रुपये का गुड, ऐसा होता नहीं है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही ज़्यादा आ जाता है। 10 रुपये का गुड है जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, छोड़ो 10,000 का गुड है जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, और एक जगह है 1 लाख का गुड जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे दोनों के लिए ई वे बिल बनाना है, क्या मुझे दोनों के लिए ई वे बिल बनाना है, पूछ रहा हूँ आपसे। यार कंफ्यूज हो गए ना आप, नहीं 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 नहीं, आप सोच रहे हो ऐसे, मतलब नहीं पता नहीं 10 के लिए बनाना है कि 1 लाख के लिए बनाना है। मैं बताऊँ ई वे बिल बनाने के लिए हमें एक चीज़ देखनी है जो है वैल्यू। वैल्यू मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब कंसाइनमेंट की वैल्यू। कंसाइनमेंट की वैल्यू हमें देखनी है ई वे बिल जनरेट करते हुए, ई वे बिल जनरेट करते हुए हमें कंसाइनमेंट की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। कंसाइनमेंट की वैल्यू देखनी है, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 या 50,000 से कम है, मतलब जिन गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उन गुड्स की वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 या 50,000 से कम है, उस केस में ई वे बिल आप जनरेट करो या चाहे ना करो, आपकी मर्जी, मतलब आप वॉलंटरी जनरेट करो, आपकी मर्जी है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, मैंने 50 लाख तो नहीं बोला ना यहाँ पे, आई एम सॉरी, 50,000 ही बोला है ना, मुझे याद नहीं है, ठीक है, 50,000, 50 लाख नहीं, ओके,
अगर रिलैक्स बोला है तो आई एम सॉरी, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, इन दैट केस मैंडेटरी है आपके लिए ईवी बिल जनरेट करना, मैंडेटरी है आपके लिए ईवी बिल जनरेट करना। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पर चाहे आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम ही क्यों ना हो, या 50,000 या 50,000 से कम ही क्यों ना हो, तब भी आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, तब भी आपको इन गुड्स को मूव करते हुए ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सुनो कब मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ईवी बिल इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट, जब आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो किसी भी गुड्स का इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जॉब वर्क के केस में वेयर जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर अंडर व्हाट, अंडर जीएसटी, ठीक है ना, अंडर जीएसटी अगर वो रजिस्टर्ड है जॉब वर्कर। और अगर आप जॉब वर्क के केस में फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कोई गुड सप्लाई कर रहा है और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स का गुड्स की इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, इन दैट केस ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या 50,000 से कम ही क्यों ना हो, ठीक है। आगे सुनो, देखो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है ना, समझे। आगे अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो किसी भी गुड्स का, किसी भी हैंडीक्राफ्ट गुड का, आई एम सॉरी, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स से मेरा क्या मतलब है, याद करो सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, ठीक है ना। उसमें हमने क्लॉज नंबर 1 पढ़ा था, उसमें क्या था, जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसको कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। और साथ में हमने सेक्शन 24 का पॉइंट 2 भी पढ़ा था, उसमें क्या था कि सीटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, सीटीपी कैशुअल टैक्सेबल पोर्शन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, उनको भी जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्टर होना पड़ेगा। लेकिन हमने दोनों में एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक्सेप्शन क्या थी, अगर कोई पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, इन दैट केस उसको जीएसटी में रजिस्टर नहीं लेना है, ठीक है ना, मतलब कंपल्सरीली नहीं लेना है, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद ले लो, है ना। तो सुनो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हालांकि हम ये बोल रहे हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर मत लो, ठीक है, मत लो थ्रेशोल्ड क्रॉस होने तक, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड की, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड को, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू। मैंने बोला कि सबसे पहले तो व्हाट इज ईवी बिल, उसके बाद मैंने आपको बोला व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू जनरेटेड, क्यों बनाना है, मूवमेंट होती है तब बनाना है। उसके बाद मैंने पढ़ा मतलब कब बनाना है, जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, जनरल रूल कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। अब वो कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करे, भैया मैं ऐसे बोल दूं क्या मेरी गुड्स 50,000 रुपए की है, ये कहाँ गया, वेयर इज माय, जस्ट अ सेकंड, मुझको प्यास भी लग रही थी तो मैं ज़रा पानी भी लेके आ गया। हाँ सुनो, सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे फिर पानी पियेंगे। ये देखो ये स्पीकर है, मैं कह रहा हूँ स्पीकर की वैल्यू 1 लाख रुपए है। सर हम तो नहीं मानते 1 लाख रुपए है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए मान लो, ठीक है। तो अब जब मैं इस गुड को ट्रांसपोर्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे इसका आउटपुट सप्लाई करना है, ये मेरा इनपुट है, अगर मैं इसको आउटपुट सप्लाई करूंगा तो मुझे इसका ईवी बिल बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए है, हमारे माथे पे सी लिखा है, सी मतलब चाचा, नॉट जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना, मतलब आप मेरे मतलब छोड़ो बार ओके, तो आपके माथे पे सी नहीं लिखा है, आप नहीं मान रहे, राइट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए का है, आप क्यों नहीं मान रहे भाई, मान लो। वैसे ही जैसे आप नहीं मान रहे, गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ों में नहीं मानती। कोई बंदा बोले उसके 70,000 के गुड है, नहीं मैं तो 50,000 मानूंगा, ठीक है, और मेरे को ईवी बिल जनरेट करना नहीं है, 50,000 से ऊपर पे करना पड़ता है ईवी बिल जनरेट, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है हमारे माथे पे सी नहीं लिखा है, ठीक है ना, चुपचाप ईवी बिल जनरेट करो। और वो कहते हैं क्यों जनरेट करें, जिसको जनरेट करना है, जिस रजिस्टर्ड पर्सन को जनरेट करना है, कहते क्यों जनरेट करो भाई, मैं हमारी मर्जी मेरी मर्जी। तो सुनो, गवर्नमेंट ने बोला अब तुम कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कंसाइनमेंट वैल्यू यानी कि जो 50,000 की वैल्यू है उस लिमिट को कैलकुलेट कैसे करोगे, उस लिमिट को तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। सुनो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि मैंडेटरी जनरेशन है ईवी बिल का जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर कंसाइनमेंट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15, हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई लेक्चर नंबर 5 हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 15 लेक्चर नंबर 5
हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेक्चर नंबर 5 हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जहाँ पर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 15 के बारे, जहाँ पर ये हमें पता लगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 15 उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है चीज़ें, है ना। वैसे ही कंसाइनमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेसिस पर हम कंसाइनमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। और उस कंसाइनमेंट वैल्यू को जो हमने डिटरमाइन की है एज पर सेक्शन 15 शैल बी डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चलान, ठीक है ना। शैल बी डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, बिल ऑफ चलान या बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चलान, ठीक है ना। इनवॉइस क्या होता है, आप जीएसटी जब जीएसटी की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इनवॉइस आपको बनानी है। अगर आप कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसमें आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी चलान मूवमेंट के केस में आप इशू करते हो, ठीक है। सुनो आगे, एंड इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट कंसाइनमेंट, ठीक है ना। मतलब आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो डिटरमाइन होगी एज पर सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, और उसमें अलग से क्या क्या इंक्लूड होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, कंसाइनमेंट वैल्यू में इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं, कंसाइनमेंट वैल्यू में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ मेरा 40,000, हाँ 40,000 का मेरा ये वैल्यू है नॉर्मल, ठीक है, वैल्यू बिफोर जीएसटी, ठीक है, वैल्यू बिफोर जीएसटी, इस पे 10% जीएसटी लगा दो, कितना आ गया 4,000। तो मेरा टोटल वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू जो कंप्यूट किया जाएगा वो कंप्यूट किया जाएगा, ये वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया है अंडर सेक्शन 15, ठीक है, ये वाली वैल्यू अंडर सेक्शन 15, और ये मैंने यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी फॉर एग्जांपल इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, कंसाइनमेंट वैल्यू ये जो हमारी है 44,000, ऐसे कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और 44,000 पर हमें ये ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है अदर देन एक्सेप्शनल केसेस, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड वाला, ठीक है। आगे समझ गए मेरी बात। और एक्सक्लूड क्या होगा, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स एग्जाम्प्ट है वो एक्सक्लूड होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से। मुझे पानी पीने दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, 1 मिनट रुको बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके आगे डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज, पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज, ठीक है, पीआईसी पर्सन इन चार्ज मतलब ड्राइवर, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिस गाड़ी से गुड ट्रांसपोर्ट हो रही है उस गाड़ी में जो पर्सन है, पर्सन इन चार्ज है, उस गाड़ी में उस पर्सन इन चार्ज को, उस ड्राइवर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। सबसे पहले तो उसको इनवॉइस कैरी करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई कैरी करना होगा, डिलीवरी चलान या फिर बिल ऑफ एंट्री, ये सब उसको कैरी करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ को कॉपी ऑफ ई वे बिल फिजिकल फॉर्म में कैरी करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई वे बिल का नंबर उसको कैरी करना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इनवॉइस वगैरह कैरी करना है उसको, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री, डिलीवरी चलान वगैरह, या फिर उसको और साथ में उसको कॉपी ऑफ ई वे बिल भी कैरी करना है, फिजिकल फॉर्म में कर ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर ले, ठीक है। चलो आगे, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब रेलेवेंस क्या है भैया, ई वे बिल का रेलेवेंस क्या है, क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ ई वे बिल से। रेलेवेंस ये है, एक तो हसल फ्री मूवमेंट हुई, ठीक है, ई वे बिल की वजह से, ठीक है, हसल फ्री मूवमेंट हुई। दूसरी, मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रैक हो सकती है, इजीली ट्रैक हो सकती है। दूसरी चीज़, टैक्स इवेजन कंट्रोल हुआ, सारा ट्रैक है भैया कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ब्लैक में चीज़ें बिकेगी नहीं आसानी से, ठीक है। दूसरी चीज़, एलिमिनेट स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, ठीक है, आपको मतलब रोका नहीं जाएगा ज़्यादा, आप मतलब ई वे बिल अगर आपके पास है तो, ठीक है, फालतू में आपकी उल्टी सीधी तरीके से चेकिंग नहीं की जाएगी, ठीक है, जल्दी से आप फ्री हो जाओगे एंड ऑल, ठीक है, समझ गए। सुनो, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल मतलब कब तक वैलिड है, किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, मेरी भी है, अभी नहीं है, क्या पता, छोड़ो, वाई शुड आई से दिस, मतलब सब की एक्सपायरी डेट है, किसी भी कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, ठीक है ना, हर चीज़ एट द एंड एक्सपायर होगी, ठीक है। तो सिंपली ई वे बिल भी एक बार हम जो जनरेट कर रहे हैं वो भी एक्सपायर होगा, उसकी भी कोई वैलिडिटी है, राइट। तो वैलिडिटी क्या है ई वे बिल की, बताओ, कुछ ना कुछ तो होगा, ये थोड़ी ना कि एक बार जनरेट कर दिया तो अब जिंदगी भर हम उस गुड्स के लिए उसी ई वे बिल को यूज़ करेंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ई वे बिल की भी एक्सपायरी डेट है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। सुनो, अब ई वे बिल की वैलिडिटी देखो, इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब कोई ऐसी कार्गो जो कि ओवर डायमेंशनल है, ओवर डायमेंशनल मतलब बहुत बड़ी, आप कभी नेशनल एक्सप्रेसवे पे या फिर किसी भी एक्सप्रेसवे पे गए हो तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, कभी कभार रात के टाइम पे स्पेशली, वो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, आपको लगा हुआ देखिए भाई इतने बड़े ट्रक्स, ये तो जो मेन जो हमने बड़े ट्रक देखे उनमें से उनके भी 4-5 को मिला के इतना बड़ा ट्रक है। कभी कभी आपने ऐसा ट्रक देखा होगा, बहुत कम आपने देखा होगा, दैट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। इसकी एग्जैक्ट एक साइज लिमिट होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है ना।
तो अगर पेपर में ऐसे ही दिखाएगा ओवर डायमेंशनल कार्गो ये सब एंड ऑल, ठीक है, तो सुनो यहाँ पर कोई ओवर डायमेंशनल कार्गो है, कोई ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो में क्या होगा। अगर मैं ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात करूं तो अप टू 20 किलोमीटर, अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है 20 किलोमीटर तक की रेंज में, 20 किलोमीटर तक की रेंज में, तो जो ई-वे बिल आपके जनरेट कर पाओगे वो एक दिन की वैलिडिटी का आप जनरेट कर पाओगे, एक दिन की वैलिडिटी का आप जनरेट कर पाओगे, वो वैलिड रहेगा ई-वे बिल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। लेकिन 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 एक मिनट, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं यहाँ पर, सॉरी, अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको 22 किलोमीटर गुड को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि 20 प्लस 2, मतलब फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर या फिर ये पार्ट आपको एक एडिशनल डे मिल जाएगा, मतलब अगर आपको 22 किलोमीटर के लिए 22 किलोमीटर गुड ट्रांसपोर्ट करना है तो उस केस में 2 दिन के लिए वैलिड होगा, या फिर आपको 40 किलोमीटर गुड ट्रांसपोर्ट करना है तब भी 2 दिन के लिए वैलिड होगा। जैसे 41 हो गया आपको 3 दिन के लिए वैलिड हो जाएगा। समझे मेरी बात? ओके। अब मैं बात करूँ इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है ना। तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो इनके अलावा सारे जो ट्रांसपोर्ट इनके अलावा सारे जो ट्रांसपोर्ट के मोड है, ठीक है, इनके अलावा उस केस में एक दिन में 200, अगर आपको मतलब 200 की, देखो सुनो, अगर आपको 200 किलोमीटर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वैलिडिटी रहेगी ई-वे बिल की एक दिन की। और मान लो आपको 202 किलोमीटर ट्रैवल करना है गुड्स, 202 किलोमीटर आपको ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को, इन दैट केस वैलिडिटी रहेगी यहाँ पर फॉर एडिशनल 200 किलोमीटर या फिर पार्ट, यानी कि 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको जो मतलब यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक दिन की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, तो मतलब 2 दिन की मिल जाएगी, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ आपको 400 किलोमीटर गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना है तो 200 प्लस 200 दैट विल बी 2 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी। या फिर मैं आपको बोलूँ 440 किलोमीटर करना है तो 200 प्लस 40 जो कि पार्ट है, 3 दिन की वैलिडिटी ई-वे बिल की रहेगी, ठीक है, समझे। अब कोई मैसेज था, सॉरी, हाँ, वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई-वे बिल इज जनरेटेड, मतलब जब से ई-वे बिल जनरेट हुआ है उसी टाइम से उसकी वैलिडिटी काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ो। फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड ऑन द मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। सुनो मैंने क्या बोला। मान लो आपने 1/5/25 को ई-वे बिल जनरेट करा शाम को 6 बजे 6 PM पे, ठीक है, यहाँ पर आपने जनरेट कर दिया। अब ई-वे बिल वैलिड कब तक रहेगा? ई-वे बिल वैलिड यहाँ तक रहेगा। सुनो कैसे। पहली रात तक मतलब पहले 12 बजे तक, मतलब कोई पहले 12 बजे तक भी ई-वे बिल वैलिड रहेगा। पहले 12 बजे तक, देखो एक मिनट दोबारा बोलता हूँ, 1/5/25 6 बज रहे हैं शाम के, आपने ई-वे बिल जनरेट किया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रात के 12 बज गए, 2/5/25 चढ़ गया, ई-वे बिल यहाँ पर वैलिड है पूरा। प्लस अब अगले पूरे दिन 12 बजे तक 3/5/25 तक ई-वे बिल वैलिड रहेगा। अब सुनना मैंने क्या बोला। ई-वे बिल शैल बी वैलिड फ्रॉम द देखो फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड शैल बी एक्सपायर्ड ऑन द मिडनाइट ऑफ द सक्सीडिंग डे। सुनो, फर्स्ट डे यानी कि 1/5/25 एक्सपायर होगा ऑन द मिडनाइट ऑफ द सक्सीडिंग डे, 3/5/25 को, ठीक है ना। मतलब सुनो, ये वाला दिन है इस दिन के सक्सीडिंग डे, ठीक है, मिडनाइट ऑफ द सक्सीडिंग डे, ठीक है। सुनो, समझे मेरी बात। मतलब इतना वैलिडिटी पीरियड रहेगा ई-वे बिल का, ठीक है। डायग्राम भी मैंने बना दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। सुनो अब आगे। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है तो उसके 8 घंटे तक आप उसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे सुनो। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल कब रिक्वायर्ड नहीं है, किन केसेस में ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नॉन टैक्सेबल गुड्स का, ऐसे गुड्स का जिन पर टैक्स नहीं लगता, ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है जनरेट करना, ई-वे बिल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है, कौन से ऐसे गुड्स है, मैं बोलूँगा ट्रांजेक्शन नहीं, जिनको ट्रांसपोर्ट करते हुए, जिनको मूव करते हुए आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है। अगर आप किसी भी ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो कि नॉन टैक्सेबल गुड्स है, जिन पर टैक्स नहीं लगता, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, तब आपको ई-वे बिल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई ज्वेलरी या फिर प्रीशियस स्टोन आप मूव कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंसी को आप तो नहीं करोगे, बैंक्स करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ई-वे बिल उनको भी करेंसी ट्रांसपोर्ट करते हुए, करेंसी मूव करते हुए जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे, अगर आप पोस्टल बैगेज मतलब मेल की सर्विस ले रहे हो फॉर एग्जांपल,
कोरियर की सर्विस ले रहे हो तो उस केस में उनको ये बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे, अगर कोई पर्सनल इफेक्ट मतलब हाउस होल्ड गुड्स वगैरह की सर्विस, हाउस होल्ड गुड्स वगैरह को मूव कर रहे हो, इन दैट केस आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे, एम्प्टी कार्गो कंटेनर। ठीक है, एम्प्टी कार्गो कंटेनर, कोई भी एम्प्टी कार्गो कंटेनर है, खाली है, उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे, ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल्स मतलब बैलगाड़ी से या फिर रिक्शे से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे सुनो, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुनो, गुड्स अंडर है या फिर बाय था, चलो ठीक है, आप समझ लो, कोई भी गुड्स मूव कर रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई गुड्स मूव कर रही है, उनको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सुनो, अगर कोई भी सप्लाई है अंडर कोई भी शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन है और उस केस में आप गुड सप्लाई कर रहे हो, शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 क्या कहता है सप्लाई का, वो ये कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इन ट्रांजेक्शंस को जो शेड्यूल 3 में कवर है उनको सप्लाई बोला ही नहीं जाएगा, और जिनको सप्लाई नहीं बोला जाता उन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, समझ आया मेरी बात। ठीक है, समझ गए ना। शेड्यूल 3 पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि उन पर जीएसटी नहीं लगता तो इसलिए उन पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है उनकी मूवमेंट पर। जो गुड्स शेड्यूल 3 में कवर है उन गुड्स की मूवमेंट पर ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन गुड्स पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, जो सप्लाई नहीं है उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे सुनो, सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन। ठीक है ना, इस केस में भी आपको यहाँ पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जाम्ड गुड्स जो कि जीएसटी लॉ में एग्जाम्प्ट है, जो कि गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने यहाँ पर बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट किया है उन गुड्स को, फॉर टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट, उन गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हुए आपको ई वे बिल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। देखो, मैंने यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है, मैंने वो पार्ट कवर किया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, मैं इसको अच्छे से कवर करूँगा आगे। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, और ऐसी बात नहीं है इससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज आपको पूरी मिलेगी। मैंने इस इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कवर करा है। ये करने के बाद आपके ई वे बिल का कोई क्वेश्चन आता है आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से आप एक बार सुन लेना, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लेना चीज़ों को, समझने वाली सारी चीज़ें हैं यार। बीकॉम में लर्न करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैंने भी लर्न नहीं किया था। सीए में मैंने जो करा था उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। आप बस मेरी बात सुनो, मेरे नोट्स मुझसे चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। मैंने कुछ बच्चों को भेजे भी है, कुछ स्टूडेंट्स को भेजे भी है, बच्चों के बोलूँ, मैं खुद बच्चा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को भेजे भी है, 3-4 ने मुझे व्हाट्सएप किया था, मैंने उनको भेजे हैं नोट्स, तो आपको भी भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर आपको पढ़ना है तो, अगर आप यहाँ तक मेरे लेक्चर देख रहे हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज ऐसी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, आज भी शेयर करूँगा, क्योंकि आज बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो गया, छोटा चैप्टर था। आज मैं बहुत डीमोटिवेटेड था किसी बात को लेके, मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, मेरा बन ही नहीं था वीडियो बनाने का। मैं सो रहा था बेड पे, आराम से लेटा हुआ था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, क्योंकि किसी बात से मैं डीमोटिवेटेड था। मैं लेक्चर का नोट्स मैंने पूरा बना लिया था, छोटा सा, ज़्यादा 5 पेज के नोट्स से, मैंने ज़्यादा कुछ इसमें था भी नहीं, बट मेरा मन नहीं था बनाने का, कि यार मन नहीं कर रहा ये वो, किसी बात से डीमोटिवेटेड था इस चक्कर में। तो हुआ क्या कि मेरे पास ना 11:53 पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि भैया थैंक यू फॉर अपलोडिंग द प्रीवियस वीडियो, अब आप आगे कब बनाओगे लेक्चर। भाई मैं उठ गया उसी टाइम पे बेड से, मैंने बोला भाई इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच टू दैट स्टूडेंट, मैं उसका नाम ले नहीं रहा, मैंने बोल दिया कि 11:53 पे आया था, समझ गया होगा वो, उसका मैसेज है। थैंक यू सो मच भाई मुझे मैसेज करने के लिए, और तुम्हारी वजह से ही वीडियो आई है ये वाली, नहीं तो मैं शायद आज ये वीडियो नहीं बनाता, कल बनाता है परसों बनाता, मुझे नहीं पता। और मैंने एक चीज़ देखी कि मैं अगर डीमोटिवेटेड हूँ भी तो भाई एक मैसेज ही काफ़ी है किसी का। ओके, तो यही मुझे शेयर करना था, जो आज बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। और ठीक है, मैं बताऊँ एक और चीज़ बताता हूँ। अभी तक मेरा ये पहला बैच है, बैच भी क्या बोलूँ इसको, पहला ट्रायल है। तो इस ट्रायल में 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 बच्चे मुझसे 1 साल छोटे ही होंगे यार, या मेरी एज के ही होंगे, 1-2 साल छोटे होंगे मैक्स टू मैक्स। 6 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मतलब जिनके बारे में मुझे पता है, जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, ठीक, किसी भी तरीके से 6 बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या पता और देख रहे हो, 6 बच्चे जो मुझे पता है वीडियोस देख रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट करा है, स्टार्ट करते टाइम ही मुझे 6 बच्चे मिल गए।
जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे थोड़ी बहुत देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उनमें से एक सीरियस होकर देख रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर एक भी दिखता ना, मैं उसमें भी खुश हो जाता। 6 बच्चे मुझे मिले हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आगे और भी प्लान्स हैं कि मैं अब थोड़ी पढ़ाई भी फोकस करूँगा, सीए फाइनल की। आफ्टर 28th में मेरा बर्थडे और आपका एग्ज़ाम, 27 को रेगुलर कॉलेज का और एसओएल का 28 को। और साथ में मैं डीटी के भी लेक्चर्स बनाऊंगा, लेकिन इस बार पढ़ाई पे फोकस करने के साथ साथ। अभी मैं बस आर्टिकलशिप पे और लेक्चर पे फोकस कर रहा था, बट ऐसा नहीं, अब मैं 3 चीज़ों पे फोकस करूँगा, पढ़ाई पे, अपने लेक्चर पे और आर्टिकलशिप, तीनों पे। मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, बस करूँगा। और थैंक यू सो मच उसको, अगेन उसने मुझे मैसेज किया, उसकी वजह से ये वीडियो मैं बना पाया हूँ आज की। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर और आएंगे मेरी तरफ से जीएसटी के, उसके बाद इतना मैंने आपको करा दिया है कि आपके 8 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, 8 CGPA से कम बिल्कुल नहीं आएगा। जो कस्टम्स है, कस्टम्स के लिए आप 10 ईयर्स का स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ो, बहुत सिंपल पार्ट आता है उसका, पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कस्टम्स को, ठीक है ना, बी कॉम ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से, या बी कॉम के पर्सपेक्टिव से, या फिर बीबीए के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, इनवॉइस और रिटर्न करवाए बिना आपको पेपर में नहीं भेजूंगा। चलो, गुड बाय।